जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स डीपीआई द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक के यूनिट 10 के क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो व्यापार संतुलन क्या होता है? इसमें आप किसी भी दूसरे देश के साथ जो भी वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात करते हैं उसे हम व्यापार संतुलन कहेंगे। लेकिन यदि आप वस्तुओं और सेवाओं दोनों का आयात निर्यात करते हैं प्लस आप एक तरफा हस्तांतरण भी करते हैं तो वो आपका भुगतान संतुलन में आएगा। अब ये एक तरफा हस्तांतरण क्या होता है? मान लीजिए कि आप विदेश में सर्विस करते हैं और वहाँ से आप अपने मम्मी पापा के लिए पैसे भेजते हैं, तो इसके बदले में आपको तो कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए ये क्या होगा? एक तरफा हस्तांतरण। तो व्यापार संतुलन जो है उसकी परिभाषा है कि इसमें केवल वस्तुओं का आयात निर्यात का अंतर शामिल होता है, जबकि भुगतान संतुलन में वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात और एक तरफा हस्तांतरण का अंतर शामिल होता है। व्यापार संतुलन के अवयव हैं वस्तुओं का आयात निर्यात और सेवाओं का आयात निर्यात, जबकि सिर्फ वस्तुओं का आयात निर्यात व्यापार संतुलन में शामिल होता है, जबकि भुगतान संतुलन में वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात और एक तरफा हस्तांतरण शामिल होता है। लेन देन की प्रकृति व्यापार संतुलन में दृश्यमान यानी वस्तुओं को हम देख सकते हैं शामिल होती हैं, जबकि भुगतान संतुलन में दृश्य और दृश्य वस्तुओं के साथ साथ अदृश्य सेवाओं का आयात निर्यात और एक तरफा हस्तांतरण भी शामिल है। व्यापार संतुलन जो है एक संकुचित अवधारणा है क्योंकि इसमें अवयव कम होते हैं। भुगतान संतुलन व्यापक अवधारणा है क्योंकि इसके अवयव अधिक होते हैं। चालू खाता और पूंजी खाता में अंतर। चालू खाता को हम ऐसा समझ सकते हैं कि इसमें किसी देश में जो भी वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उनके आयात और निर्यात का जो अंतर होता है और एक पक्षीय जो हस्तांतरण होते हैं, इन सभी का जो शेष होता है वो चालू खाते के अंतर्गत आता है। तो चालू खाते में क्या आता है? वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात और एक पक्षीय अंतरण। जबकि पूंजी खाते में क्या आता है? पूंजी खाते में एक देश के जो निवासी होते हैं वो शेष विश्व जो होता है उसके साथ जो भी उसके संपत्ति और दायित्व होते हैं, जो भी संपत्ति और दायित्व बनते हैं उन्हें हम किस में लिखते हैं? पूंजी खाते में। तो चालू खाते में हम क्या लिखते हैं? वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान और एक पक्षीय अंतरण। जबकि पूंजी खाते में हम क्या लिखते हैं? एक देश के निवासियों का शेष विश्व के साथ संपत्ति और दायित्व जो होता है वह पूंजी खाते के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं इसे लिखेंगे कैसे। चालू खाता, इसमें वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात और एक पक्षीय अंतरण आता है। एक तो आपकी वस्तुएं आती हैं और दूसरी इसमें जो है वो सेवाएं आती हैं, इनका आयात हो और निर्यात। इसके अलावा जो एक पक्षीय अंतरण होते हैं वे भी इसमें शामिल होते हैं। जबकि पूंजी खाते में क्या होता है? एक देश के निवासी जो होते हैं उनका शेष पूरा विश्व जो होता है उसके साथ जो भी पूंजीगत संपत्ति और दायित्वों का आदान प्रदान होता है वो किस में आएगा? पूंजी खाते में आएगा। प्रकृति, चालू खाते की प्रकृति प्रवाह के रूप में होती है क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की संख्या घटती बढ़ती रहती है, जबकि जो बड़ी बड़ी पूंजीगत परिसंपत्ति और दायित्व होते हैं वो स्थायी होते हैं, इसलिए इसकी प्रकृति स्टॉक के रूप में होती है। चालू खाता क्या दर्शाता है? कि देश में शुद्ध आय में कितना परिवर्तन हुआ है, जबकि पूंजी खाता क्या बताता है? कि देश की संपत्ति में कितना परिवर्तन हुआ है। सौदे, चालू खाते में नगद सौदे और गैर पूंजीगत वस्तुओं से जो भी प्राप्ति होती है या भुगतान होता है उसको बताता है, जबकि पूंजी खाता पूंजीगत स्रोतों के प्रयोग से जो भी प्राप्ति और भुगतान होता है उसको बताता है। तो आपको 4 पॉइंट इसमें याद करना है क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन होगा।
क्वेश्चन नंबर 3, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए। खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है और बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? यदि मान लीजिए किसी देश के लोग विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार ना करें तो वो कैसी अर्थव्यवस्था होगी? बंद अर्थव्यवस्था होगी। दूसरी अर्थव्यवस्था खुली होगी। खुली अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि किसी देश के जो लोग होंगे वो विश्व के सभी देशों के साथ व्यापार करेंगे, तो वो कैसी अर्थव्यवस्था हो जाएगी? खुली अर्थव्यवस्था। अब इन दोनों का अर्थ देख लेते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में माल या वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात नहीं करेगी। अर्थव्यवस्था जो होती है दूसरे देशों को वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात नहीं करती। अब वो अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करती है? स्थानीय रूप से, यानी उसी देश के अंदर वस्तुओं को बनाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगी। अब इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है समाजवादी अर्थव्यवस्था। आजकल इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। केवल जो देश अन्य देशों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, जैसे उत्तर कोरिया, ऐसे देश ही खुली जो है बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। अब खुली अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? जिसमें दूसरे देशों के साथ व्यापार किया जाता है और जिसमें सरकार नियंत्रण नहीं करती, यानी नियंत्रण रखती तो है लेकिन केवल इसके लिए कि बेईमानी को रोका जा सके, इसलिए नियंत्रण नहीं रख सकती कि ईमानदार व्यक्ति को असुविधा हो। तो खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है, एक जो देश है पूरे विश्व के साथ तालमेल बनाता है, तो दूसरे देशों से नई टेक्नोलॉजी आती है, प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे हमारे देश में क्या है, हर देश की वस्तुएं बिकती हैं, प्रतिस्पर्धा होती है, तो उससे उपभोक्ताओं को नए नए सामान मिलते हैं, अच्छी गुणवत्ता के सामान मिलते हैं और लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएं लिखिए। भारत के विदेशी व्यापार की विशेषता है कि भारत अभी केवल 35 देशों के साथ व्यापार मुख्यतः करता है। वैसे तो अधिक है लेकिन अधिकांश व्यापार 35 देशों के साथ ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके साथ हमारा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है व्यापार करने का। इसके बाद भारत का जो भुगतान संतुलन है वो प्रतिकूल स्थिति में है, क्योंकि हम निर्यात जो है वो कम करते हैं और आयात ज़्यादा करते हैं। फिर भारत का जो व्यापार विदेशी व्यापार है वो समुद्र मार्ग के द्वारा होता है, क्योंकि हम स्थल मार्ग से कम देशों से जुड़े हुए हैं। फिर भारत में निर्यात और आयात की प्रकृति में परिवर्तन हुआ है। पहले हम क्या करते थे, कृषि पदार्थों का निर्यात करते थे और अब हम पेट्रोल मतलब अब हम ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्यात और आयात करते हैं। देखते हैं आंसर। पहला है समुद्री मार्ग के द्वारा व्यापार। तो भारत में क्या हुआ है कि भारत में हिमालय पर्वत एक अवरोध है और भारत जो है धरातल मार्ग यानी सड़क मार्ग के द्वारा बहुत कम देशों से जुड़ा हुआ है, इसलिए भारत में समुद्री मार्ग के द्वारा ही अधिकांश विदेशी व्यापार 90% व्यापार समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता, यानी हम दूसरे देशों से हमें पैसा मिलना कम है और हमें देना ज़्यादा है। अब इसे हम कहते हैं प्रतिकूलता। प्रतिकूलता क्यों है? क्योंकि हम क्या करते हैं, पेट्रोल आदि अधिक कीमत वाले पदार्थों का आयात करते हैं और निर्यात कम करते हैं, इसलिए भुगतान संतुलन कैसा है? प्रतिकूल है। फिर है आयात की प्रकृति में परिवर्तन। पहले हम क्या करते थे कि भारत निर्मित माल का अधिक आयात करता था, अब हम खाद्य तेल, पेट्रोल, स्नेहक, कच्चा माल, पूंजीगत पदार्थों का आयात अधिक करने लगे हैं। आयात के जैसे ही हमारे देश में निर्यात की प्रकृति में भी परिवर्तन हुआ है। निर्यात की प्रकृति में परिवर्तन का अर्थ है कि पहले हम कृषि पदार्थों और खनन का ही निर्यात करते थे, कच्चे माल का, लेकिन अब हम सूती वस्त्र, सिले सिलाए वस्त्र, जूट, चमड़ा, अभ्रक, खनिज पदार्थ, साइकिल, फर्नीचर, रेल इंजन, हौजरी, हस्तशिल्प, रत्न, आभूषण, इनमें से आपको जितने नाम याद रह जाएं वो आप याद करके लिख लेना। ज़रूरी नहीं है कि आप इतने सारे नाम याद रखें।
बेसिक ये याद रख सकते हैं कि पहले हम कृषि और खनन यानी कच्चे माल का निर्यात करते थे, और अब हम निर्मित माल, रत्न, आभूषण आदि। ऐसा याद कर लेना कि जैसे एक गुड़िया है और वो कुछ रत्न आभूषण पहने हुए है, हौजरी के कपड़े पहने हैं, तो इस तरह से आप, और वो रेलवे इंजन पर बैठी है, तो इस तरह से स्टोरी बना के आप निर्यात किन किन वस्तुओं का किया जाता है, आयात किन किन का, आप एक स्टोरी से याद कर लेना। फिर है 35 देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अधिक देशों से होता है, लेकिन अधिकांश 35 देशों से ही क्यों होता है? क्योंकि उन्हीं देशों के साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विदेशी विनिमय दर को विस्तार से समझाइए। विदेशी विनिमय दर, मान लीजिए कि आपने कोई माल अमेरिका से मंगाया है। अब आपने क्या किया कि अमेरिका के $1 के बदले में आप जो है 70 रुपये देने को भारत के तैयार हो गए। तो आपकी विदेशी विनिमय दर क्या होगी? 1:70। तो विदेशी विनिमय दर क्या है? ये हमारा रुपए है और ये डॉलर है। तो एक देश की करेंसी की दूसरी देश की करेंसी के रूप में व्यक्त की गई कीमत है, या दो देश की करेंसियों के बीच विनिमय का अनुपात है। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दो देश की करेंसी के बीच विनिमय का अनुपात है, या एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी के रूप में व्यक्त की गई कीमत है। विनिमय दर क्या होती है? विनिमय दर दो देशों के बीच एक देश की मुद्रा की वह मात्रा है जिसके द्वारा दूसरे देश की मुद्रा की इकाइयाँ क्रय की जा सकती हैं। यानी आपको यदि $1 जो है वो क्रय करना है, तो आपको 70 रुपये या मुद्रा की इकाइयाँ भारतीय देनी होगी। विदेशी विनिमय दर वह दर होती है जिस पर एक करेंसी दूसरी करेंसी से विनिमय करते हैं। मतलब ये भारत की करेंसी है और इसका, ये अमेरिका की करेंसी का हम भारत की करेंसी से विनिमय करते हैं। तो विनिमय दर क्या है? दो देशों की विनिमय अनुपात को व्यक्त करती है। 1:70 क्या होगा? विनिमय अनुपात होगा। ये कुछ परिभाषाएं हैं जो आप याद कर सकते हैं। यदि पूरी ना करें तो कम से कम 2 जरूर याद कर लें। स्थिर विनिमय दर के पक्ष में तर्क दीजिए। स्थिर विनिमय दर क्या होती है? मान लीजिए कि $1 के बदले में 70 रुपये देना होते हैं। यदि ये दर स्थिर रहे, इसमें कोई परिवर्तन ना हो, परिस्थितियों में कितने भी परिवर्तन हो जाएं, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्थिर विनिमय दर कहेंगे। इसका लाभ क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यदि विनिमय दर जो है $1 के बदले में मान लीजिए 70 रुपये विनिमय दर स्थिर है, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? क्योंकि जो आयातक है और जो निर्यातक है उन्हें पता होगा कि उन्हें इसी दर से भुगतान करना है और कितनी इसी दर से भुगतान प्राप्त होना है, तो निश्चितता रहेगी। फिर है विनिमय प्रबंध और नियंत्रण से मुक्ति। क्या होता है कि जब विनिमय दर स्थिर होती है तो सट्टेबाजी की प्रवृत्ति नहीं होती। सट्टेबाजी का अर्थ होता है कि यदि विनिमय दर कभी 70 हो, कभी 80 हो, कभी 90 हो, तो सट्टेबाज 70 में खरीद कर 90 में बेच देंगे। लेकिन चूंकि विनिमय दर स्थिर है तो सट्टेबाजी को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और सरकार को विनिमय जो है दर के प्रबंध और नियंत्रण से मुक्ति मिल जाएगी। फिर है निर्यातक देशों के लिए आवश्यक। जो देश अपना राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग निर्यात से ही प्राप्त करते हैं, अगर विनिमय दर स्थिर होगी तो उनकी आय भी स्थिर होगी। पूंजी निर्माण, यदि विनिमय दर स्थिर होती है तो देश के अंदर कीमत स्तर भी स्थिर होता है और देश में पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है।